नमस्कार और स्वागत है आपका नैरेटिव वर्सेस फैक्ट्स के इस नए एपिसोड में। भारत की आईटी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस की 18,000 करोड़ रुपए के बाईबैक की घोषणा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रही। एक पर इन्फोसिस ट्रेंड कर रहा था और यह ट्रेंड दो ध्रुवों में बटा हुआ नजर आया। इस पूरी बहस की बुनियाद में थी एक न्यूज रिपोर्ट जिसकी हेडलाइन ने सबका ध्यान खींचा, ओरेकल बाइज द फ्यूचर एंड इन्फोसिस बाइज बैक द पास्ट। यानी ओरेकल जहां भविष्य खरीद रहा है वहीं इन्फोसिस अपने अतीत को वापस खरीद रहा है। और इसे लेकर हमें दो नैरेटिव नजर आया। पहले नैरेटिव में जहां इसे मेगा बायबैक कहा गया, तब तक इन्फोसिस अपने निवेशकों को रिवॉर्ड दे रहा है, कैश लौटा रहा है और यह एक स्वागत योग्य कदम है। वहीं दूसरा नैरेटिव उस न्यूज आर्टिकल की एनालिसिस पर आधारित था और इसका तर्क था कि इन्फोसिस को इस 18,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मेगा बायबैक की बजाय मेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पर करना चाहिए था। तर्क यह दिया गया कि जहां ओरेकल जैसी पश्चिमी कंपनियां एआई, क्लाउड और डेटाबेस जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश कर रही हैं, वहीं इन्फोसिस अपनी नकदी का इस्तेमाल फाइनेंशियल इंजीनियरिंग या शेयर वापस खरीदने में कर रहा है। सबूत के तौर पर स्टॉक परफॉर्मेंस को पेश किया गया। ओरेकल का स्टॉक इस साल लगभग दोगुना हो चुका है, जबकि इन्फोसिस का शेयर YTD यानी ईयर टू डेट के आधार पर लगभग 20% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो यह बहस सिर्फ इन्फोसिस या ओरेकल को लेकर नहीं थी, यह एक सवाल पर थी कि क्या पश्चिमी टेक कंपनियां बिल्ड, इनोवेट और भविष्य पर दांव लगा रही है, जबकि भारतीय आईटी कंपनियां सिर्फ कैश बांटने पर फोकस कर रही हैं। आगे बढ़ने से पहले बात बायबैक की। बायबैक आखिर होता क्या है और क्या यह कंपनी और आपके यानी निवेशकों के लिए अच्छी बात होती है या बुरी? बायबैक का सीधा मतलब है वापस खरीदना। जब कोई कंपनी अपने खुद के शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उन्हें निवेशकों से वापस खरीदती है तो इस प्रक्रिया को शेयर बायबैक कहा जाता है। मान लीजिए कंपनी के बाजार में 100 शेयर हैं, कंपनी ऐलान करती है कि वह 20 शेयर बायबैक करेगी और बायबैक पूरा होने के बाद बाजार में उस कंपनी के सिर्फ 80 शेयर ही ट्रेडिंग के लिए बचेंगे। तो सवाल उठता है कि कोई कंपनी अपने ही शेयर वापस क्यों खरीदती है? इसके कई पॉजिटिव पहलू हैं। जब बाजार में शेयर कम हो जाते हैं तो कंपनी का मुनाफा अब कम शेयरों में बढ़ता है और इससे प्रति शेयर आय यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है और इससे शेयर निवेशकों के लिए ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। बायबैक यह भी दिखाता है कि कंपनी के मैनेजमेंट को अपनी कंपनी पर भरोसा है। मैनेजमेंट को लगता है कि उनके शेयर की कीमत अंडरवैल्यूड है, यानी जितनी होनी चाहिए उससे कम है, और यह बाजार को एक मजबूत सिग्नल देता है। अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा कैश पड़ा है और उसे तुरंत किसी बड़े प्रोजेक्ट में नहीं लगाना है तो बायबैक के जरिए वह उस कैश को अपने शेयर होल्डर्स को लौटा सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बायबैक की कई वजहों से आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं कि कंपनी को यह एक्स्ट्रा कैश बायबैक पर नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश पर खर्च करना चाहिए, जैसे नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर कोई नई फैक्ट्री लगाने पर, जैसा कि हमने इन्फोसिस और ओरेकल की बहस में देखा। कई बार बायबैक यह भी दिखाता है कि कंपनी के पास ग्रोथ के लिए नए आइडिया या प्रोजेक्ट्स नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि पैसे को कहां इन्वेस्ट करे, इसलिए वह बस वापस अपने शेयरों को खरीद रही है। कभी कभी मैनेजमेंट पर यह भी आरोप लगता है कि वे सिर्फ शॉर्ट टर्म में शेयर की कीमत को आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम से बढ़ाने के लिए बायबैक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनके खुद के स्टॉक ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ जाए। तो अब बात आंकड़ों की। फोर्ब्स इंडिया की 4 अगस्त 2025 की रिपोर्ट एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियां अपनी कुल बिक्री का 1% से भी कम हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रही। वित्त वर्ष 24 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च 17,300 करोड़ रुपए था, जो 2 साल पहले से 23% ज़्यादा है। लेकिन यह उछाल बेमानी लगता है जब आप देखते हैं कि यह खर्च कंपनियों की शुद्ध बिक्री के 1% से भी कम है और यह रुझान 2021 के बाद से बदला नहीं है। जब हम इस 1% के आंकड़े को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रखते हैं तो स्थिति और भी ज़्यादा साफ और स्पष्ट हो जाती है। फोर्ब्स की ही रिपोर्ट बताती है कि भारत अपनी जीडीपी के मुकाबले R&D पर अन्य विकसित और यहाँ तक कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं से भी बहुत कम खर्च कर रहा है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA कार्यालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक स्टडी इस नैरेटिव को और पुख्ता करती है। स्टडी के मुताबिक भारत का GERD यानी ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि R&D पर होने वाला कुल खर्च है, GDP का महज 0.7% है और यह वैश्विक औसत से बेहद कम है। दुनिया R&D पर करीब 1.7 ट्रिलियन डॉलर खर्च करती है और भारत इस खर्च के लिए टॉप 10 देशों की सूची में भी शामिल नहीं है। तो अब वापस उस बहस पर आते हैं जहां से हमने बात की शुरुआत की थी। IACA की स्टडी एक और दिलचस्प ट्रेंड को सामने रखती है। भारत में R&D का खर्च कुछ ही कंपनियों तक सीमित है। वित्त वर्ष 2022-23 में टॉप 20 कंपनियों ने कुल R&D खर्च का लगभग 71% हिस्सा खर्च किया। लेकिन रुकिए, ये टॉप 20 कंपनियां भी अपने टर्नओवर का औसतन सिर्फ 1.59% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रही हैं।
और इन्फोसिस 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक इन्फोसिस ने अपने कुल टर्नओवर का महज 0.84% हिस्सा ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया। बताते चलें कि इन्फोसिस उन टॉप 20 कंपनियों में शामिल कंपनी है। तो 18,000 करोड़ रुपए के बाईबैक पर उठ रहे सवाल इस 0.84% के आंकड़े के सामने एक प्रासंगिक सवाल बन जाता है। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही निराशाजनक है? जवाब है नहीं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 को देखें तो 139 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 38वें पायदान पर मौजूद है। और इस आंकड़े का एक और पर्सपेक्टिव है कि भारत लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाली इकोनॉमी में सबसे पहले पायदान पर मौजूद है। और अच्छी खबर यह है कि भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। 2020 में जहां हम 48वें स्थान पर थे और 2025 में अब हम 38वें पायदान पर मौजूद हैं। तो आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारतीय कंपनियां और उस बहस के केंद्र में मौजूद इन्फोसिस भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपनी बिक्री का 1% से भी कम हिस्सा खर्च कर रही है, जो कि वैश्विक मानकों के मुकाबले बेहद कम है। हालांकि यह भी फैक्ट है कि भारत की इनोवेशन रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी है। तो आज के लिए नैरेटिव वर्सेस फैक्ट्स में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक ऐसे ही नए नैरेटिव और उसके आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।